गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप सोनी आप सभी का कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे जुड़ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज का इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन आए थे और उनका ये कहना था कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाया जाए, क्योंकि इंटरनेट की समस्या के कारण जब वीडियो बड़ा बनता है तो ज़्यादा MB का बनता है, जिसके कारण वो वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं या प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। इसलिए उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए आगे से मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो से ही कि कम से कम समय में आपको एक पूरा टॉपिक मैं समझा पाऊँ। फिर भी कोई टॉपिक बड़ा होगा तो मैं उस बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से 2-3 भागों में बांट दूँगा ताकि आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। आज का हमारा ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आप जानते हो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 जिसका नाम केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का वीडियो हमारा चल रहा है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्यवस्थापिका पढ़ी, सरकार के प्रकार जाने, सरकार के अंग जाने, और सरकार के अंग में हम 3 अंग जाने थे: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान का अनुच्छेद 79 संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसको संसद कहते हैं, और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। उसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम संसद के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ेंगे। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ भाग प्रथम। संसद के कार्य एवं शक्तियों को अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इसमें पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कर सकते हैं। पहला हमारा बिंदु होगा विधायी शक्तियाँ, दूसरा बिंदु होगा वित्तीय शक्तियाँ, तीसरा बिंदु होगा प्रशासनिक शक्तियाँ, चौथा बिंदु होगा संविधान संशोधन की शक्तियाँ, पांचवा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, और छठा बिंदु होगा विविध शक्तियाँ। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है विधायी शक्तियाँ। विधायी शब्द विधि शब्द से बना है और विधि का तात्पर्य होता है कानून। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्थापिका संसद कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। सबसे पहली बात करें, विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हित के अनुसार कानूनों का निर्माण करना होता है। अर्थात संसद ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो राष्ट्रीय हित के होते हैं, देश की भलाई के लिए होते हैं, देश की जनता की विकास के लिए होते हैं। संसद संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों एवं अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत कर रखा है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें से राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को होता है। बाकी दोनों सूचियों के अंतर्गत संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। यहाँ एक विषय और आया था अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट विषय किसे कहते हैं? जो उपरोक्त तीनों सूची में नहीं आ रहे हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं आ रहे हैं, वो विषय अपशिष्ट विषयों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत और अपशिष्ट विषयों पर आने वाले विषयों पर कानून संसद बनाती है। दूसरे हम बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर राज्य विधानमंडल व संसद दोनों ही कानून बना सकती हैं, और दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ऐसा कि आपको पता है कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर देश की संसद या संघीय व्यवस्थापिका और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यदि एक विषय पर कोई कानून बनता है और दोनों में कोई विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कानूनों में, तो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होता है। दूसरा हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार होता है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा, जिसको बजट कहते हैं, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जब तक संसद बजट को स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक कार्यपालिका आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। अर्थात वित्तीय शक्ति के अंतर्गत
संसद का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार होता है और केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री के द्वारा प्रतिवर्ष संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवर्ष आय व्यय के लेखा को बजट कहा जाता है, वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि संविधान के अनुसार जब तक संसद बजट को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक कार्यपालिका आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशासनिक शक्तियाँ, कि किस प्रकार से संसद या संघीय व्यवस्थापिका प्रशासन रखती है। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अर्थात संविधान के अनुसार जो हमारी कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उससे संबंधित जानकारी लोकसभा के द्वारा या संसद के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात भी यह है कि कार्यपालिका तब तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, विश्वास या बहुमत उसको प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसद जो है कार्यपालिका से उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से संसद कार्यपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। चौथा हमारा जो बिंदु था वो था संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान संशोधन से हमारा तात्पर्य जो हमारा संविधान बना है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई कानून ऐसा है जिस पर संशोधन की आवश्यकता है तो यह कार्य केवल और केवल संसद कर सकती है। अर्थात संविधान में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि संशोधन करने की 3 प्रक्रिया हैं। पहली प्रक्रिया देखते हैं, संविधान के अधिकांश भाग में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया के बारे में देखें तो संविधान के कुछ भाग में संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अर्थात कुछ भाग ऐसा है संविधान का जिसमें संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी प्रक्रिया, संविधान का कुछ भाग ऐसा है जिसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। और संविधान का कुछ छोटा सा या थोड़ा सा भाग ऐसा है जिसमें यदि संशोधन करना है तो दोनों सदनों के 2/3 सदस्य साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पहला प्रकार था उसमें संविधान का अधिकांश भाग आता है जिसमें कि सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए संविधान को लचीला अधिक और कठोर कम कहा जाता है। पांचवा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था संविधान संशोधन संसद की शक्तियाँ और कार्य संबंधित, वो था निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। इसमें हम जानेंगे कि निर्वाचन संबंधी शक्ति के अंतर्गत संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हमारा जो अंतिम बिंदु था वो था विविध शक्तियाँ। विविध शक्तियों के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है, संसद के दोनों सदन महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनको अपने पद से समय पूर्व हटा सकती है। यहाँ उपराष्ट्रपति के संबंध में एक प्रावधान है
कि यदि हमें राष्ट्रपति को या किसी जज को हटाना है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के जज को हटाना है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, तो वो प्रस्ताव सदन के दोनों किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर अपने पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाना है तो यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद ये लोकसभा से पास होगा। दूसरा जो विविध शक्तियों के अंतर्गत दूसरा हमारा पॉइंट है वो है आपातकाल। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की प्रभाविकता के लिए 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अर्थात आपको जैसे कि पता है, राष्ट्रपति मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो जब राष्ट्रपति ये आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो जब से राष्ट्रपति शासन लगा है उस दिनांक से 1 माह के भीतर उस राष्ट्रपति शासन की अनुमति संसद से प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो वो आपातकाल स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगता है। यदि 6 माह बाद इसको बढ़ाना हो तो संसद के अनुमोदन के बाद इसे 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी संसद की अनुमति आवश्यक होती है और संसद की अनुमति के द्वारा ही इसको समाप्त भी किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये प्रश्न बड़े छोटे हैं, यानी कि इनके उत्तर एक लाइन में आप दे सकते हैं, एक शब्द में आप दे सकते हैं। इन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आपकी एक तैयारी कि आपने जो वीडियो देखा उसको कितना समझ पाए, तो इन प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपनी तैयारी की भी जांच कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये अति लघुरात्मक नहीं, इनके उत्तरों को जोड़कर आप लघुरात्मक प्रश्नों के, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। जैसा कि पहला हमारा प्रश्न है, संसद कौन सी सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनके उत्तर को मिलाकर आप लघुरात्मक क्वेश्चन के उत्तर भी दे सकते हैं। जैसा कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि संसद की विधायी शक्ति के बारे में बताइए, तो वहाँ हम इन दोनों के उत्तर को जोड़ देंगे कि संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय वित्त पर किसका अधिकार होता है। चौथा प्रश्न, संसद में प्रतिवर्ष पेश होने वाले आय व्यय का लेखा क्या कहलाता है। पांचवा, संसद में प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा कौन प्रस्तुत करता है। छठा प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल कब तक अपने पद पर बनी रह सकती है। संविधान में संशोधन कितनी प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद सदस्य किसका निर्वाचन करते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य किसका निर्वाचन करते हैं। महाभियोग के द्वारा संसद किसको अपने पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। 14वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया आपातकाल को कितने समय के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया जाना पड़ता है। 15वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने माह के लिए लगाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल से जुड़ने व वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।